स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और कानपुर से खबर। यहां पर जय वाजपेयी का कारनामा, बदमाश विकास दुबे का गुर्गा है जय वाजपेयी। नगर निगम और जलकल का लाखों रुपए बकाया है। इस पर 50 लाख की ये रकम बताई जा रही है बकायेदारों की। अधिकांश संपत्तियों का इसने नामा हस्तांतरण भी नहीं कराया है। पुराने मालिकों के नाम से ये पुरानी संपत्तियां हैं। 27 संपत्तियां अब इसको लेकर सामने आई है। तो जय वाजपेयी को लेकर एक और खुलासा हुआ है। जय वाजपेयी, हम आपको बता दें कि विकास दुबे का बेहद करीबी था, उसका खजांची कहा जा रहा था। अब जय वाजपेयी का कारनामा यह है कि जो नगर निगम और जलकल विभाग है उसके लाखों रुपए इस पर बकाया है। 50 लाख की यह रकम बताई जा रही है बकाया। अधिकांश संपत्तियों का नहीं करवाया गया था नामांतरण। पुराने मालिकों के नाम से ही संपत्ति थी। 27 ऐसी संपत्तियां सामने आई है जिसका नामांतरण नहीं कराया गया था। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है? जय वाजपेयी को लेकर लगातार रोज खबरें आ रही हैं, उसके पैसे, उसके बेनामी संपत्तियों को लेकर, और अब ये खबर सामने आई है। नीलू, देखिए, ये बात साबित हो चुकी है। जय वाजपेयी विकास दुबे में संबंध है, दोनों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ऐसी जानकारी भी मिली है कि विकास का काफी पैसा जय वाजपेयी ने मार्केट में लगा रखा था। उसके नाम से बेनामी संपत्तियां ली जा रही थी, उसका पैसा ब्याज पे चलाया जा रहा था और कई और जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा था। यूपी सरकार की ओर से ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद ईडी इस मामले में तेजी लाई है और कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद के जो डीएम है उनको चिट्ठी लिखी है, उनसे जानकारी मांगी है कि जय विकास दुबे या उनके सहयोगियों की किसी भी संपत्तियों की उनकी जानकारी हो तो उसको बताया जाए। इन जिलों के जो रजिस्ट्री ऑफिस है जहां पर संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई जाती है, उनके रजिस्ट्रार को भी चिट्ठी लिखी गई है। इन जिलों के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, विकास प्राधिकरण, उनको भी चिट्ठी लिखी गई है, उनसे भी संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। इसी के साथ साथ कानपुर जिला प्रशासन भी अब इस वक्त एक्टिव हो गया है। जय वाजपेयी ने कहां कहां कुछ गलतियां कर रखी थी, कुछ अपराध कर रखे थे या खामियां क्या थी, उनकी भी डिटेल जुटाई जा रही। तो कुल मिलाकर विकास दुबे और उसके सहयोगियों का जो पूरा नेक्सस था, अभी कुल 27 ऐसी संपत्तियां सामने आई है जिसमें नामांतरण किया ही नहीं गया है। क्या ऐसी कुछ और संपत्तियां भी, जब ईडी की जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और ऐसी संपत्तियां निकलकर सामने आ सकती हैं? जी नीलू, देखिए, लोकल और जो अलग एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं जिसमें ईडी शामिल है, उनके बीच में समन्वय बनाया जा रहा है। जो लोकल एजेंसीज हैं, चाहे वो कानपुर नगर निगम हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या वहां के जो रजिस्ट्री ऑफिस है, उनसे भी डिटेल ली जा रही है कि वो कहां कहां उसने धांधली कर रखी थी, कहां कहां गड़बड़ कर रखी थी, और इन सबको ईडी अपनी जांच में लाएगा क्योंकि ईडी के पास वो पावर है कि बिल्कुल। तो लोकल एजेंसियों से भी संपर्क है, ईडी, इनकम टैक्स लगातार इनके संपर्क में है, और जब ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी और बातें खुलकर इसमें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश रोहित इसमें घायल हुआ है। रोहित से एक तरफा प्यार में उसने अपने साथियों के साथ शादी से एक दिन पहले एक दुल्हन और उसके पिता की हत्या कर दी थी। रोहित लंबे समय से फरार चल रहा था और अब पुलिस मुठभेड़ में यह बदमाश घायल हुआ है। संभल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर एक्ट के अपराधी आकिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से हथियार, कारतूस और बाइक भी बरामद किए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए, जबकि बदमाश का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। एग्रेट राहा के पास में आज चेकिंग चल रही थी यहाँ पे जनपद संभल में, और इसमें सूचना मिली कि एग्रेट राहा के पास में एक अपराधी आ रहा है। इस पर घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसने पुलिस पे फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और एक अपराधी घायल हुआ। उसका एक साथी मौके से भागने में सफल रहा, उसकी तलाश कॉम्बिंग। और लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के विवादित बयान पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान भड़काऊ और माहौल खराब करने वाला है। उन्होंने विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। अगर अल्लाह ताला हमें यह भी हुक्म देता कि मुसलमान ईद के मौके पर अपने बच्चों की कुर्बानी करे तो मुसलमान बच्चों की भी कुर्बानी करता अपनी, लेकिन ये बात, ये कहना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है, ये माहौल को बिगाड़ने की बात है। इसलिए मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाए और मुनासिब।
और संभल के किर्तिया गांव में शिव मंदिर में बाबा की कुटिया में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 के कर्मचारी ने बड़ी हिम्मत के साथ और तकनीक के साथ आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डायल 112 के जब कर्मचारी वहां पर पहुंचे हैं तो किसी तरह से इस सिलेंडर की आग पर काबू पाने की कोशिश की और अब ये पूरी घटना है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। और नोएडा की बात की जाए तो यहां के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। आज से स्टेडियम नोएडा के खुल जाएंगे। स्टेडियम खोल दिए गए हैं सुबह 5 से 9 यानी सुबह 9 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे के बीच इसमें एंट्री मिल सकती है। नोएडा अथॉरिटी ने स्टेडियम खोलने की मंजूरी दे दी है। एंट्री के दौरान लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन पर होना अनिवार्य होगा और बिना मास्क स्टेडियम में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो आपको स्टेडियम जाना है तो आज से स्टेडियम खुल गए हैं लेकिन कुछ एहतियात के साथ। कोरोना संक्रमण की वजह से नोएडा स्टेडियम बंद कर दिया गया था। नोएडा स्टेडियम मार्च महीने में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से नोएडा स्टेडियम को खोल दिया गया है। लगभग 4 महीने तक स्टेडियम बंद रहा है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। चाहे खेल कूद की बात कीजिए या मॉर्निंग वॉक करने की बात कीजिए, तो आम जो जनमानस है नोएडा के शहर के जो लोग हैं उनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए तो बंद किया गया था, लेकिन अब जो है तमाम जो सुविधा दी गई है उसके तहत देखा जाए तो अनलॉक 2 चल रहा है देश में। आज 29वां दिन है और आज जो है इसको खोल दिया गया है। तो अब जो है जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने का मौका मिलेगा। साथ ही जो शहर के और लोग हैं जो टहलते हैं उनको सुबह शाम टहलेंगे। अगर बात किया जाए तो सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक खुला रहेगा और शाम को जो है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यह खुला रहेगा। इस दौरान लोग यहाँ आकर के खेल कूद कर सकते हैं, टहल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। तो पूरी तरह से एक बड़ी खुशखबरी है नोएडा के लोगों की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अब खेलना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिस करते थे लेकिन जब बंद कर दिया गया तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सर देखा जाए तो जो है आज से स्टेडियम खोल दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा है। हम लोग 4 महीने से लॉकडाउन में थे। यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चे इस गेम में बढ़ना चाहते हैं उनके पास टाइम नहीं था और प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल रहा था। फॉर्चुनेटली ये डिसीजन लिया गया अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग में। दिन में अभी भी बंद है ये, तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है ये। सर देखा जाए तो अभी जो है कोरोना संक्रमण जो है पूरी तरह से और इसको लेकर पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। तो यहाँ पे जब आप लोग आ रहे हैं तो किस तरह का एहतियात बरत रहे हैं? हम लोग सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिया है। यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना मास्क और ग्लव्स पहने रहें और जो यहाँ पे अथॉरिटी ने अपने प्रिकॉशंस दिए हुए उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि बता रहे हैं कि पूरी तरह से जो है एहतियात बरती जा रही है, मास्क लगाया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स पहना जा रहा है और यही बात जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी प्रवेश करेगा स्टेडियम में फेस मास्क लगाया होगा उसके पास और साथ ही आरोग्य सेतु होना बहुत जरूरी है उनके मोबाइल में, तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। सर देखा जाए तो लंबे समय से जो बंद था उस समय आप लोग को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि नोएडा अथॉरिटी ने इसको खोला है आज से और हम लोग खुश हैं कि एटलीस्ट हम लोग आकर के अपनी प्रैक्टिस तो करें यहाँ पे, जो 4 महीने से बंद पड़ी हुई थी। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, नॉट इवन हमारे लिए, सबके लिए जो यहाँ के नोएडा के हैं, जो मॉर्निंग वॉक से लेकर के और डिफरेंट काइंड ऑफ जो यहाँ पे स्पोर्ट्स के काम अपना करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखा जाए तो सर अभी भी जो है कोरोना की महामारी पूरी तरह से व्याप्त है और उसमें एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में किस तरह से आप लोग अपना बचाव करेंगे प्रैक्टिस के दौरान? अब जैसे कि हम आए हैं गेट पे तो उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के लिए पूछा है, जो कि कंपलसरी किया हुआ है। प्लस हम लोग सैनिटाइजर से लेकर के जो यहाँ पे कैडी है, हम अपने से ही सारा ग्लव्स लेते हैं या जो भी हमारी क्लब है वो हम खुद ही लेते हैं। इसमें कैडी का कोई रोल नहीं है जो पहले हुआ करता था। और जो जैसे मास्क हमने लगाया हुआ है ये कंपलसरी है। तो इसी तरह के जो चीज़ें हैं प्रोटेक्टिव गेयर वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पे आने से पहले जो है सारी जो प्रोटोकॉल है एक तरह का कोरोना को लेकर के, कोरोना संक्रमण से कैसे बचाव किया जाएगा उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ ही जो है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर उसको भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि स्टेडियम खोल दिया गया है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनके लिए एक बड़ी सुविधा है और जो लोग खेल को लेकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे उनके लिए एक खुशखबरी है। अब लोग स्टेडियम आएंगे टाइम से और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, 34 साल बाद देश को मिलेगी नई शिक्षा नीति।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति पर मुहर लग सकती है। शिक्षा के अधिकार को और व्यापक बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में भारतीयता को तरजीह दी जाएगी। तो बड़ी बात है, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें बताया जा रहा है कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति पर मुहर लग सकती है। शिक्षा के अधिकार को और व्यापक बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का इसमें सुझाव रखा जा सकता है। साथ ही नई शिक्षा नीति में भारतीयता को तरजीह दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताएं, आज मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 34 साल बाद देश को मिलेगी नई शिक्षा नीति। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें नई शिक्षा नीति पर मुहर लग सकती है। शिक्षा के अधिकार को और व्यापक बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का सुझाव भी इसमें रखा जा सकता है। साथ ही साथ जो नई शिक्षा नीति होगी, उसमें भारतीयता को तरजीह दी जाएगी। शिक्षा नीति में बदलाव होगा और ये बदलाव करीब 34 साल बाद ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव होगा अगर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगती है, और क्या कुछ खास इस शिक्षा नीति में किस बातों को तरजीह दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल 34 सालों का लंबा इंतजार हो गया है। 34 साल पहले जो अभी शिक्षा नीति चल रही है वो 34 साल पुरानी है। पिछले दिनों एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की पूरी सिफारिश सरकार के सामने है। कैबिनेट तो नोट तैयार किया जा चुका है। संभावना है कि आज जो 10:15 बजे से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा सकती है और उसके बाद ये पार्लियामेंट आएगा और उसके बाद इस पर मुहर फाइनल मुहर लगाई जाएगी। जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत शिक्षा के अधिकार में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है, यानी कि जो अभी शिक्षा के अधिकार नियम है उसमें बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा में भी जो पूरे एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे बदलाव की सिफारिश जो है इस कैबिनेट नोट में की गई है। इसमें एक शिक्षा आयोग भी बनाया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं इस शिक्षा नीति में। संभावना है कि आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, इस पे मुहर लगाई जाएगी तो जो लंबे वर्षों से जिसका इंतजार है वो पूरा हो जाए। बिल्कुल अनूप, एक सवाल और है, चूंकि शिक्षा नीति की बात हो रही है, 34 साल बाद इसमें बदलाव हो रहा है। हमने देखा कि जब इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी और उन्होंने तमाम तरह के सुझाव दिए थे, तो बहुत सारी इससे बात आई थी कि पुरानी व्यवस्था और फिर नई व्यवस्था को किस तरह से शिक्षा नीति के तहत लाया जाएगा, उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है, क्योंकि जो शिक्षा नीति है अब तक बहुत पुराने ढर्रे पे चल रही थी। तो नई शिक्षा नीति में हम माने कि इसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे अरसों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुए हैं और 2009 में आखिरी बार कुछ अमेंडमेंट किया गया था जो शिक्षा नीति है उसमें। तो जाहिर सी बात है जो ये शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें लंबा एक समय लिया गया है। कई तरह के कंसल्टेशन इस मसले पर किए गए हैं। तो वाकई एक नया शिक्षा नीति और एक कह सकते हैं कि नया एजुकेशन सिस्टम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। कई तरह के परिवर्तन है। एक तो सरकारी तरीके का परिवर्तन जिसमें शिक्षा के अधिकार जैसे तमाम है, लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन किया जाएगा कि किस तरीके की प्रायोरिटी दी जाए। क्योंकि अब तक मान लीजिए कि प्राइमरी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, इसमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए, आगे किस तरह से जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं उसमें किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल, तो कह सकते हैं अनूप की एक बड़ा खाका खींचने की तैयारी है इस नई शिक्षा नीति में। अब देखना होगा कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मुहर लगेगा और फिर एक लंबा प्रोसेस है जिसके बाद ये नीति बनकर तैयार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में एक मासूम बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी गांव के ही 2 लड़के बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। करीब 500 मीटर दूरी पे गांव से
एक बाग है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहीं पे एक टंकी पड़ी हुई है सर जी, वहीं पे उसकी लाश मिली। तो लाश मिली तो हमको लग रही है कि उसके साथ में रेप हुआ है सर जी, और उसके बाद में उसका गला दबा के क्रम में FIR दर्ज कर ली गई है और 2 बच्चे हैं जो 11-12 साल की, उनको ला करके पुलिस पूछताछ कर रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जितने भी जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उसके आधार पर उनके विरुद्ध। और उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर अब मेरठ से खबर आ रही है कि यहां पर बदमाशों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जेल में बंद बदमाशों के घर की निगरानी करेगी पुलिस। योगेश भदौड़ा, उधम सिंह, सुनील राठी, भूपेंद्र बाफर पर नजर होगी पुलिस की। एडीजी के निर्देश पर सक्रिय हुई है पुलिस। हाल ही में उधम सिंह और योगेश के घर मिले थे हथियार। उधम और योगेश के संपर्क में की पड़ताल भी की जा रही है कि किससे किससे संपर्क में है ये दोनों बदमाश। अब पुलिस इस पर निगरानी कर रही है। उमेश श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अब पुलिस किसी तरह की कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही है, इसलिए मेरठ पुलिस भी अब सक्रिय हो गई है। निश्चित तौर पर मिली बड़ी खबर है। जेल में बंद कुख्यातों के घरों की निगरानी करेगी पुलिस। योगेश भदौड़ा, उधम सिंह, सुनील राठी और भूपेंद्र बाफर निशाने पर हैं और एडीजी के निर्देश पर स्थानीय थानों की पुलिस मेरठ जोन में सक्रिय हो गई है। आपको पता है कि बागपत के टीकरी का कुख्यात सुनील राठी तिहाड़ जेल में बंद है, उसके बावजूद भी 2 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उधम सिंह और योगेश भदौड़ा भी जेल में है, उनके नाम पर लगातार धमकी मिलती रहती है। कई बड़े कारोबारी चुपचाप रंगदारी भी कभी कभी दे देते हैं। पुलिस के पास दोनों कुख्यातों की शिकायत आ चुकी है, जिसके बाद एसएसपी ने टीम का गठन करके दोनों के घरों का सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने दोनों कुख्यातों के घरों से हथियारों का जखीरा बरामद किया था। अब पुलिस की टीम पड़ताल कर रही है कि उधम सिंह और योगेश भदौड़ा के घर कौन कौन से बदमाशों का संपर्क है। कप्तान अजय कहानी कह भी चुके हैं कि दोनों बदमाशों के घर मिले हथियारों से बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। इसके अलावा भूपेंद्र बाफर के घर पर भी आने जाने वालों का मूवमेंट देखा जा रहा है। भूपेंद्र बाफर ने भी कुख्यात बिल्कुल, तो पुलिस के निशाने पर है उमेश कुछ बदमाश, क्योंकि कहा यह जाता है कि जेल से भी ये अपनी जो भी वारदातें जो बाहर अंजाम देते हैं उसको ऑपरेट करते हैं, और शायद यही वजह है कि पुलिस अब जेल में भी इन पर नजर रखे हुए है और अब इन पे इनके घरों पर भी पुलिस की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भूमि पूजन को लेकर सीनियर अफसर मैदान में उतरे हैं। अयोध्या में 9 जिलों में आज पहुंचेंगे सीनियर अफसर। 6 अगस्त तक तैनात रहेंगे ये तमाम ऑफिसर्स। अयोध्या के करीबी जिले में ये कैंप करेंगे। वीआईपी मूवमेंट, कानून व्यवस्था पर इनकी पैनी नजर होगी। तो बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जिस तरह से राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम है उसको लेकर अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। भूमि पूजन को लेकर सीनियर अफसर मैदान में उतरे हैं। अयोध्या में 9 जिलों में आज पहुंचेंगे सीनियर अफसर और 6 अगस्त तक ये वहीं पर तैनात रहेंगे। अयोध्या के करीबी जिलों में ये कैंप करेंगे। इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट, कानून व्यवस्था पर इनकी पैनी नजर होगी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।